खानापुर गांव में आशा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसके जीवन का एकमात्र सहारा था उसका पानी पूरी का ठेला, जिसे वो अपने घर के पास लगाकर पानी पूरी बेचती थी। आशा के हाथों का स्वाद लाजवाब था। दीदी, आपकी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। हमने पहले कभी ऐसी पानी पूरी नहीं खाई। इस पानी पूरी का स्वाद तो वाकई बहुत खास है। हम रोज इसे खाते हैं, लेकिन जी नहीं भरता। बहुत धन्यवाद। ये सब भगवान की कृपा और मेरी मेहनत का नतीजा है। दीदी, आपको तो सच में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं कहता हूँ आप यहाँ पर एक ढाबा खोल लो, वो खूब चलेगा। अरे सदा भाई, ढाबा कहाँ लगाऊं? जगह चाहिए, पैसे चाहिए, कहाँ से लाऊं? अरे आशा, जगह की चिंता क्यों करती हो? तेरे घर की छत इतनी बड़ी है कि तुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वहीं पर ढाबा खोल लो। आनंद भाई, छत चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो किराए का ही है। आशा का मकान किराए का था। मकान मालकिन सुशीला आए दिन आशा को परेशान करती रहती थी। आशा, ए आशा, बाहर आ। हाँ सुशीला दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे 2 महीने हो गए, किराया नहीं दिया है। कब तक टालती रहोगी? मेरी माली हालत जरा खराब है, पैसों की बहुत किल्लत हो रही है, थोड़ा समय दे दीजिए। हर बार यही बहाना सुनती हूँ। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मैं सच में कोशिश कर रही हूँ, अगले महीने तक पूरा किराया चुका दूंगी। देखो आशा, ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। कान खोल कर सुन लो, अगर अगले महीने तक किराया नहीं दिया तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फिकवा दूंगी, समझी? सुशीला तो चली गई, लेकिन आशा बड़ी परेशान थी। पैसों की कमी तो वजह थी ही, साथ ही दूसरी वजह थी उसकी बेटी सोनाली। आशा के पति की एक दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद आशा ने ही सोनाली को पाल पोस कर संभाला था। सोनाली पैदा होते ही कमजोर और बीमार रहा करती थी। आज आशा उसे अस्पताल लेकर आई थी। असल में जब सोनाली आपके गर्भ में थी तो आपका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया था। इसके कारण सोनाली के शारीरिक विकास में कमी आई है। अक्सर ऐसे मामलों में बच्चे जन्म के बाद भी कमजोर रहते हैं। अब पता नहीं डॉक्टर साहब की गलती कहाँ हुई। हमने तो अच्छे से ही देखभाल की थी। डॉक्टर अंकल, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? क्यों नहीं बेटा, अगर सोनाली को शहर में ले जाकर किसी अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया जाए तो ये बीमारी सही हो सकती है, लेकिन उस इलाज में काफी खर्चा आएगा। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? खर्चा तो काफी है, शायद रकम लाखों में भी हो सकती है। आशा डॉक्टर का धन्यवाद करके क्लिनिक से बाहर निकली। अब वो और भी ज्यादा पानी पूरी बेचकर पैसे कमाने में जुट गई, लेकिन फिर भी ज्यादा आमदनी नहीं हो रही थी। एक दिन जब वो शहर से पानी पूरी की पूरियां ला रही थी तो नदी के किनारे आशा को एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, बेटी, पानी पूरी और पूरियां लेकर जा रही हो? जी बाबा। मुझे दोगी, भूख लगी है। आशा ने थोड़ी देर सोचा और फिर भिखारी से कहा, बाबा, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। ये पानी पूरी अगर आपको दूंगी तो आज कुछ ना बेच पाऊंगी, और अगर बेच ना पाऊंगी तो मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। बाबा, मुझे माफ कर दो। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर आशा के पैर आगे नहीं बढ़ पाए। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। ये खरीदी हुई पूरियां वो भिखारी को दे या ना दे। आशा ने आखिरकार भिखारी से कहा, बाबा, आप ये खा लो। आपको ऐसे भूखे रखकर तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी। ये पूरियां आप रख लीजिए। आशा ने अपनी पानी पूरी का थैला खोलकर भिखारी को पूरियां दी। भिखारी ने पूरियां खुशी खुशी खाईं। उसे खाते देखकर आशा के मन को समाधान मिला। बेटी, तुमने आज मुझे तृप्त कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। जी बाबा, परेशान तो हूँ। सुशीला को 2 महीने का किराया देना है, नहीं तो वो तुम्हें घर से बेघर कर देगी। साथ ही सोनाली का इलाज भी करवाना है, उसके लिए पैसे भी चाहिए। सही कहा ना? आशा ये सुनकर चौंक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बाबा, ये सब आप कैसे जानते हैं? मैं सब जानता हूँ बेटी। तभी भिखारी के हाथ में एक घड़ा आया। वो भिखारी से बदलकर एक देवदूत बन गया।
देवदूत ने वो घड़ा आशा को देते हुए कहा, बेटी, ये जो घड़ा है इसे तुम लेकर जाओ। इसमें से जो तुम चाहोगी वो अनाज निकल सकता है। उस अनाज से तुम जो भी खाना पकाओगी वो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। उसे खाकर लोग बहुत खुश होंगे। अन्नपूर्णा देवी का तुम्हें आशीर्वाद है। जाओ, जाकर अपनी छत पर एक ढाबा शुरू करो और उस पैसे से अपनी जिंदगी सुधारो और सोनाली का अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाओ। लेकिन आप कौन हैं? मैं एक देवदूत हूँ। मुझे अन्नपूर्णा देवी ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुमने इतनी कठिन स्थिति में भी अपनी पुरिया मुझे देकर मानवता का परिचय दिया है। जाओ, जाकर ढाबा खोलो। आशा आगे बढ़ी। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि घर की छत पर टेबल और कुर्सियां लगी हुई थीं। आशा ने तुरंत एक छोटे से ढाबे की शुरुआत कर दी। वो घड़े से अनाज निकालती और उसे प्यार से पकाकर लोगों को खिलाती। अच्छी आमदनी होने लगी। सोनाली का इलाज भी शुरू हुआ। जल्द ही उसके जादुई ढाबे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से वहां खाना खाने आने लगे। अरे, ऐसा स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चखा। आशा दीदी, मैंने कहा था ना कि ढाबा खोलिए। देखा, कमाल हो गया ना। बिल्कुल सही कह रहे हो सदा। यहाँ का खाना न सिर्फ पेट भरता है बल्कि दिल को सुकून भी देता है। और देखो, अब सोनाली की तबीयत भी ठीक हो रही है। मैं बस यही चाहती हूँ कि लोग आएं और मेरे बनाए भोजन का आनंद लें। उनकी दुआएं मेरी बच्ची को लगे। गांव के लोग तो आनंद ले रहे थे, लेकिन अपने घर में बैठी सुशीला को आशा की तरक्की हजम नहीं हो रही थी। उसका भाई जिले के प्रशासन में कार्यरत फूड इंस्पेक्टर था। देखा भैया, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। वो आशा कल तक मेरे चौखट पर अपनी नाक घिसती थी, आज देखो कैसे पैसे कमा रही है। सुशीला, वो अपनी मेहनत की खा रही है। मेहनत? अरे किस मेहनत की बात कर रहे हो भैया? ये सब उस ढाबे का कमाल है। उड़ती उड़ती मैंने एक बात सुनी है। कहते हैं आशा का वो ढाबा जादुई है। जरूर कोई काला जादू करती होगी। अगर मुझे वो जादू का राज पता चल जाए तो वो ढाबा मेरा हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा आशा? भैया, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सुशीला और उसका फूड इंस्पेक्टर भाई दोनों आशा के ढाबे पर पहुँचे। तुम्हारे पास इस ढाबे का लाइसेंस है? साहब, ये मेरे घर की छत पर है। मैंने सोचा कि इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम्हारे घर की छत? पैसे आए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये घर मेरा है और ये छत भी। हाँ सुशीला जी, लेकिन घर तो मैंने किराए पर लिया है ना। ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। बिना लाइसेंस के ढाबा चलाना गैर कानूनी है। इसे तुरंत बंद करो वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। आशा का दिल टूट गया। अंकल, ये ढाबा मेरी माँ और मेरी जिंदगी का सहारा है। इसे बंद मत करिए। माँ शेर तो बेटी सवा शेर। तेरी माँ काला जादू करके लोगों को लुभा रही है। इतना पैसा कमा लिया है, अब लाइसेंस के लिए भी पैसे दे दे, नहीं तो ये घर अभी के अभी खाली कर। आशा रोने लगी। तभी ढाबा पर खाना खाने आए सदा और आनंद के साथ गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। साहब, ये ढाबा हमारे गांव का गौरव है। आशा दीदी ने इसे अपनी मेहनत से बनाया है। इन्हें डराइए मत। आशा दीदी तो गरीब लोगों को बिना पैसे लिए ही खाना खिलाती हैं। और यहाँ का खाना सबके लिए अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। इस ढाबे को बंद मत करवाइए। अगर आपने ऐसा किया तो हम गांव वाले आशा दीदी पर अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। अन्याय नहीं होने देंगे। लोगों की भीड़ बढ़ती गई और फूड इंस्पेक्टर ने भी वहाँ से निकलना गनीमत समझा। ठीक है, अगर ये ढाबा इतना जरूरी है तो मैं इसे बंद नहीं करूँगा, लेकिन लाइसेंस तो बनवाना ही पड़ेगा। अगर जल्द ही लाइसेंस नहीं बना तो मैं ये ढाबा बंद करवा दूंगा। दोनों भाई बहन वहाँ से निकल गए, लेकिन उसके बाद घर आकर सुशीला अपने भाई से कहने लगी, भैया ये गलत किया तुमने। उसे ऐसे ही कैसे छोड़ दिया? सुशीला, लोग उस आशा से और उसके ढाबे से खुश हैं। मैंने जबरदस्ती की तो पूरा गांव मेरे खिलाफ हो जाएगा। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लाइसेंस बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम उसे ज्यादा डरा नहीं सकते। तो उसे घर से निकाल भी देगी तो वो दूसरी जगह जाकर अपना ढाबा बना लेगी। इसीलिए तो उस ढाबे को भूल जा। भैया ऐसा नहीं होगा। वो ढाबा मेरा नहीं हो सकता तो उसे मैं बर्बाद कर दूंगी। मैं आज रात ही उसके ढाबे में जो भी अनाज है उसे बर्बाद कर दूंगी।
सुशीला रात को ढाबे में घुस गई, लेकिन जैसे ही उसने बर्तनों को छुआ, अचानक वहाँ देवदूत प्रकट हुए। सुशीला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सुशीला, तुमने लालच और ईर्ष्या में आकर दूसरों की मेहनत को बर्बाद करने की सोची, लेकिन ये ढाबा मेहनत, दया और सच्चाई का प्रतीक है। इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की गलती की तो तुम्हें अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। सुशीला डर के मारे कांपने लगी। तभी वहाँ आशा भी पहुँच गई। सुशीला देवदूत से माफी मांगने लगी। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो आशा से मांगो, उसकी मदद करो, उसका साथ दो, तभी तुम्हारे पाप धुलेंगे। मैं तुम्हारी तरक्की से इतना जलने लगी थी कि मुझे सही और गलत में फर्क करना नहीं आया। मैं तुम्हें इस ढाबे को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहती हूँ। सुशीला दीदी, आप सही रास्ते पर लौट आई, यही बहुत है। माफी मत मांगिए। किसी की तरक्की से जलने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हुई, इसका मुझे आनंद है। हम मिलकर इस ढाबे का इस्तेमाल लोगों की भूख मिटाने और प्यार बांटने में करेंगे। रतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन इस गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे पुराने घर का इस्तेमाल करता है, और फिर वो प्रधान के पास काम मांगने के लिए जाता है। अरे भाई, नए लगते हो, कहाँ से आए हो? अरे मैं तो पास के ही एक दूसरे गांव में रहता था। अब सोच रहा हूँ कि यहाँ बस जाऊं। अच्छा, पर तुम यहाँ रहोगे कहाँ? प्रधान जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा घर देखा है, सोच रहा हूँ कि उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो उस पुराने घर में रहना चाहते हो? कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। वो क्यों प्रधान जी? इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो। गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। अरे प्रधान जी, जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने साथ काफी सारा धन लेकर आया, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें। मैं वो पुराना घर नए तरीके से बनवा लूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। जी बिल्कुल सही समझा आपने। जब मैं घर बनवा लूंगा तो मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपसे विचार विमर्श करने आया था। अच्छा, तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है एक बाजार में, तो तुम वही खरीद लेना। और घर बनाने के लिए लोग कहाँ से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे, तुम चिंता मत करो। आज का दिन उस घर में निकालो, मैं कल होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। ये कहकर लच्छू वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। शाम हो गई और प्रधान के घर पर दो लोग आए। ललित और मोहित, एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहाँ एक नया व्यक्ति आया है, लच्छू नाम का। कहते हैं धन पर्याप्त है, एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनवाना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं, अब हम घर बनाए? मोहित, पूरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि बहुत धन लाया है उसने। क्यों प्रधान जी? सही समझा है तुमने। ओह, तो ऐसी बात है, तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन ललित और मोहित लच्छू के घर के सामने खड़े थे। अरे भैया लच्छू, यही रहते हैं क्या? प्रधान जी ने बताया था कि यही पता है, पर पता नहीं आप कहाँ हैं। तभी दरवाजा खुलता है और लच्छू बाहर आता है। हाँ जी भैया, मैं ही लच्छू हूँ और यही घर मैंने खरीदा था। आप बस इसे सही से बना दीजिए। चिंता न करिए, साफ कर देंगे पूरा। और ये बंजर घर लगने लगेगा चकाचक। ठीक है भैया, और पैसे की चिंता मत करिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगा। ललित और मोहित घर के अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि वहाँ
बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का थैला। ठीक है भैया, तब हम काम शुरू कर देते हैं। जी आप दोनों काम कीजिए, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। जी भैया जी। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। कड़ी धूप हो चुकी थी। लच्छू कहता है, भैया मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। जी भैया जी, भूख तो लग गई है, आप आएंगे तब तक हम आज का काम पूरा कर लेंगे। हाँ पूरा साफ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया, आप दोनों लगे रहिए, मैं अभी आया। लच्छू वहाँ से ये कहकर चला गया। भैया भैया ये तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। काम तो आते ही हो गया था मोहित। वो कैसे भैया? वो देखो, बस एक संदूक रखा है और एक बक्सा जिसमें कपड़े दिख रहे हैं, और कोई भी सामान इस आदमी ने नहीं रखा है। अच्छा, तो वो खजाना जरूर उस संदूक में ही होगा। आप तो बड़े होशियार हो भैया। चल मोहित, साफ कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उन्हें सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं। दोनों पूरा संदूक उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भैया ललित मोहित, कहाँ गए आप दोनों? मैं खाना ले आया। लच्छू चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, पर उसे कहीं कोई नहीं दिखता। फिर वो देखता है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर रोने लगता है। अरे लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई, अब मैं क्या करूँगा? लच्छू प्रधान के घर चला जाता है। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हो गया भैया, तुम रो क्यों रहे हो? सब लुट गया, मैं लुट गया। थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। आपने आज जो 2 लोगों को भेजा था, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चुरा ली और वहां से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे, मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आया था कि इस गांव में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। सोने चांदी के कई सिक्के थे उसमें। अच्छा, बड़ी ही दुखद बात हो गई ये तो भैया। रुको, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही प्रधान उठकर आगे बढ़ता है, उसके थैले से एक सोने का सिक्का गिरता है। लच्छू उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से देखता है। प्रधान जी, ये सिक्का मेरा है, यानी आप भी इस खेल में मिले हुए हैं। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। अच्छा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता है। बाहर आओ ललित और मोहित। ललित और मोहित दोनों वहाँ आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं समझ गया। चुप भी करो भैया, पैसों का इतना मोह अच्छा नहीं है, इसलिए हमने तुमसे वो ले लिए। हाँ भैया लच्छू, उपकार किया है हमने तुम पर, दुनिया के मोह से छुटकारा दिलाकर। बाहर फेंक दो इसे। ललित और मोहित उसे बाहर निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से, दिखाई मत देना प्रधान जी के यहाँ। हाँ। लच्छू रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक भिखारी आता है। क्यों रे भैया, रोता क्यों है? तुम नहीं समझोगे। एक भिखारी को दूसरा भिखारी ना समझे तो वो व्यर्थ है भैया। मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चोरी कर लिए हैं। तो हो गए ना भिखारी तुम भी। हाँ, शायद सही कह रहे हो तुम। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी भिखारी कहकर चिढ़ा रहे थे,
और अब पैसे मांग रहे हो। गजब की माया है। समझता हूँ, पर भूख इतनी लगी है कि क्या करूँ। लच्छू अपने जेब से सारे पैसे निकालकर उसे दे देता है। बस ये आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास, सारे पैसे दे दिए मुझे, और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया। तुम भी तो परेशान हो। मैंने तो आज खाना खा लिया था, तुम भी खाना खा लेना इससे। क्या मांगते हो, मैं भी तुम्हें वो दूंगा। मेरा बोला खाली नहीं जाता, तो सोच समझ के बोलना। शायद तुम झूठ नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कुछ सोच सकूं और मांग सकूं। अपनी इच्छा से जो उचित समझो वो दे दो। ठीक है, तब जिस घर में तुम रह रहे थे वहां पर एक खुफिया महल आ जाएगा। क्या सच? इतना भव्य घर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इन सब चीजों से दूर हूँ भैया। मैं ना किसी से भीख मांगता हूँ और ना ही किसी को कुछ देता हूँ। जो दान में मिल जाए वो बिना कुछ कहे स्वीकार लेता हूँ। तुमसे मैंने मांगा था तो तुम्हें लौटा दिया। तभी भिखारी वहाँ एक संदूक प्रकट करता है और लच्छू को दे देता है। ये संदूक कैसा है? भैया, इस संदूक में अनगिनत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसों का अभाव ना हो। तुम्हारे अतिरिक्त अगर कोई भी इस संदूक को खोलेगा तो वो इसमें कैद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? भगवान का नाम भजो और काम करो, फिर जो होता है होने दो। लच्छू हाथ जोड़कर उस इंसान को प्रणाम करता है और उसके जाने के बाद अपने खुफिया महल की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो मानो अंदर से वो जैसे कोई महल हो। वाह, ये तो सचमुच एक महल की तरह है। लच्छू बड़ा ही अचंभित होकर पूरे महल को देख रहा था। तभी उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। संदूक को रखकर वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलते ही ललित मोहित अंदर घुसे चले आते हैं और एक पल के लिए भौचक्के रह जाते हैं। ये क्या है? कैसे? कहां से? कब से? क्या काम है? अब क्यों आए हो यहाँ? प्रधान जी! प्रधान भी घर के अंदर आ जाता है। क्या है? आप तीनों को अब क्या चाहिए मुझसे? दिव्य, दिव्य है ये भवन। कहां से तुम्हें मिला ये? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो और अब चले जाओ यहाँ से। इस घर पर मैं कब्जा कर लूंगा कुछ दिनों में। और ये संदूक जो वहां दिख रहा है ना, इसमें लगता है बहुत पैसे रखे होंगे इसने। हाँ प्रधान जी, सही कह रहे हैं। वैसा ही संदूक है जैसा ये लेकर आया था। हमें लगा बस एक है इसके पास, पर इसने तो दूसरा भी छुपा रखा था। इतना दिव्य खुफिया महल मेरे जैसे प्रधान के लिए ही बना है, और ये संदूक इस महल के साथ मिल रही है। भाई वाह! चलिए इसे खोलते हैं प्रधान जी। नहीं, इसे मत छुओ। इसे बस मैं खोल सकता हूँ। अगर किसी और ने खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बेवकूफ समझा है क्या? लच्छू की बात काटकर प्रधान, ललित और मोहित उस संदूक को खोलते हैं और जैसे ही वो उसे खोलते हैं वो तीनों को अंदर खींच लेता है। लच्छू उन तीनों को देखता रह जाता है और फिर डर से तुरंत संदूक को खोलकर देखने लगता है। उस संदूक में बस हीरे और जवाहरात ही मिले और वो तीनों कहाँ चले गए इसका कोई पता नहीं चला। तब से लच्छू अपने खुफिया महल में रहने लगा। सूखापुर गांव में दिनेश नाम का एक लालची किसान रहा करता था। सूखापुर गांव रेगिस्तान में बसा हुआ था। उस गांव में वर्षा ना के बराबर होती थी। गांव के लोग गर्मी और सूखे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। दिनेश के लालचपन की वजह से उसकी पत्नी रश्मि उससे बहुत परेशान रहती थी। एक तो हमारे गांव में वैसे भी सूखे का अकाल पड़ा हुआ है
ऊपर से तुम्हारा लालच समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। बकवास मत करो रश्मि। हमारा गांव वैसे भी रेगिस्तान में बसा हुआ है और रेगिस्तान में हर महीने बारिश तो होती नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि पहले हमारा सूखापुर गांव हरियाली से भरा हुआ था और यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा भी हुआ करती थी। हाँ, वो घिसी पिटी कहानी मैंने भी सुनी है कि उस समय गांव में किसी इंसान के लालच की वजह से किसी दैवीय शक्ति वाले पुरुष ने गांव वालों को श्राप दे दिया और उस दिन से इस गांव में हरियाली की जगह रेत ही रेत है। ये बिल्कुल सही बात है जी, आपको इस बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मेरे धन कमाने को लालच समझती हो तो समझती रहो। ना ही मुझे तुमसे फर्क पड़ता है और ना ही गांव वालों से। इतना कहकर दिनेश क्रोधित होता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव का मुखिया दिनेश को देख गया। दिनेश मुखिया से नजर बचाकर छुपने ही वाला था कि तभी मुखिया की आवाज उसके कानों में टकराई। ऐसे मुंह छुपाकर भागने से कोई लाभ नहीं दिनेश। कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते कि कभी अगर मुझसे बात करो तो आंख से आंख मिला सको। ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी, मैं बस आपको देख नहीं पाया था। झूठ मत बोलो दिनेश, मैंने साफ साफ देखा कि तुम नजर बचाकर मुझसे भाग रहे थे। मैं अब से क्यों भागूंगा मुखिया जी? क्योंकि परसों ही मुझसे बिरजू ने तुम्हारी शिकायत की थी। उसने कहा था कि तुमने कुछ रुपयों के लालच में अपनी बेकार की वस्तु सही बताकर उसे बेच दी। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिरजू एक गरीब किसान है, मत भूलो कि तुम भी एक किसान ही हो। मैं किसान के साथ साथ एक छोटा व्यापारी भी हूँ। और मुखिया जी, व्यापार में इतना तो चलता है। और वैसे भी बिरजू कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं। वो एक 26 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ दिनेश। सिर्फ तुम्हारी पत्नी की शक्ल देखकर मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी पत्नी का चेहरा नहीं होता ना, तो तुम्हें इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देता। आप गांव के मुखिया जरूर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो मन में आएगा आप वो करेंगे। मुखिया और सरपंच के जमाने चले गए। आज का जमाना कोर्ट कचहरी का है। अगर मुझ पर इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाइए, जाकर किसी कोर्ट में मेरे नाम का मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल करा दीजिए। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला गया और मुखिया गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, पता नहीं ये अपने आप को समझता क्या है। एक दिन मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। दरअसल दिनेश एक लालची किस्म का किसान था। वो खेती करने के अलावा तरह तरह की शहर से बेकार की वस्तुएं खरीद कर लाता और गांव वालों को सही बताकर उनसे अच्छी कीमत वसूलता और उन्हें मूर्ख बना देता। दिनेश एक छोटे से रेत के टीले पर बैठकर बोला, ये मुखिया अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। जिस दिन मैं अधिक धन कमाने में सफल हो गया, उस दिन मैं स्वयं गांव का मुखिया बनूंगा और ये ईमानदारी जैसे बेकार के नियम फाड़ कर फेंक दूंगा। तभी वहाँ पर एक रेत का गुबार सा उठा और देखते ही देखते उस गुबार ने एक रेत के व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। दिनेश ये सब देखकर डर गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम एक लालची व्यक्ति हो और मुझे लालची इंसान बहुत पसंद है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम चाहो तो अपने गांव में वर्षा करवा सकते हो। वर्षा करवा सकते हो? वो कैसे? मैं तुम्हें उसकी शक्ति दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें गांव वालों से अधिक धन वसूलना होगा और अपने लालच को कभी भी समाप्त नहीं होने देना होगा। लालच की यही खासियत होती है कि वो कभी भी कम नहीं होता। लालच हमेशा बढ़ता ही रहता है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे मैं अपने सूखापुर गांव में वर्षा करवा सकता हूँ, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना धनवान हो सकता हूँ। देखते ही देखते एक तरह से मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। दिनेश की बात सुनकर उस रेत के व्यक्ति ने कुछ रेत दिनेश को पकड़ा दी। ये लो, ये जादुई रेत है। जब भी तुम इस रेत में से कुछ रेत अपने गांव में फेंकोगे, तुम्हारे गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। मगर याद रखना, अगर तुमने गलती से भी ज्यादा रेत जमीन पर फेंक दी तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे गांव में क्या होगा। अब जाओ यहाँ से।
दिनेश वहाँ से चला गया। दिनेश के जाते ही वो व्यक्ति हंसते हुए बोला, मूर्ख कहीं का, कितने समय बाद सूखापुर गांव में एक लालची व्यक्ति मुझे मिला है। अब समय आया है पुराना बदला लेने का। ये व्यक्ति अपने ही गांव को बर्बाद कर देगा। दिनेश उस रेत को लेकर सीधा अपने गांव पहुंच गया और सारे गांव वालों को एकत्रित करते हुए बोला, गांव वालों, क्या तुम चाहते हो कि हमारे सूखापुर गांव में वर्षा होना प्रारंभ हो जाए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन नहीं चाहेगा कि यहाँ पर वर्षा हो और यहाँ रेत की जगह हरियाली आ जाए? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि अगर मैं चाहूँ तो इस गांव में वर्षा हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसके बदले अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करनी होगी। वर्षा के बाद हरियाली होगी और तुम्हारी बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। उस जमीन में तुम जो भी फसल उगाओगे वो सारी फसल मेरी होगी। लगता है तुम पागल हो गए हो दिनेश। जरूर तुम्हारा ये गांव के लोगों को ठगने का नया तरीका होगा। नहीं मुखिया जी, ये मेरे ठगने का कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये सत्य है। वैसे तो मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर गांव वालों का भला होता है तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस गांव में जितनी भी जमीन पड़ी है, उपजाऊ होने के बाद उसकी सारी खेती मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले वर्षा करा के तो दिखाओ। दिनेश ने जैसे ही रेत का एक अंश जमीन पर डाला, देखते ही देखते आकाश काले बादलों से घिर गया और रेत में बसे हुए उस गांव में वर्षा होने लगी। सभी गांव वाले अपने गांव में पानी देखकर खुश हो गए। ये तो तुमने कमाल कर दिया दिनेश। तुम्हें ये चमत्कारिक चीज कहाँ से मिली? अपने काम से काम रखो मुखिया और अपने वादे पर अटल रहना। इतना बोलकर दिनेश अपने घर पर आ गया। घर पर उसकी पत्नी खुश होती हुई दिनेश से बोली, गांव वालों ने बताया कि आपके हाथ एक चमत्कारी चीज लगी है जिससे गांव में वर्षा हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने गांव की भलाई के बारे में सोचा। बकवास बंद करो रश्मि, ये सब मैंने गांव की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए किया है। अब गांव में जो भी उपजाऊ जमीन होगी उस सारी जमीन पर मेरा अधिकार होगा। मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। आपके अंदर लालच कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। जब तुम्हारा पति देखते ही देखते बहुत अधिक धनवान हो जाएगा ना, तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि लालच बुरी चीज नहीं बल्कि बहुत अच्छी चीज है। दिनेश वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ ही दिनों में गांव की जमीन थोड़ी सी हरी भरी हो गई, मगर वैसी नहीं हुई जैसा कि दिनेश चाहता था। दिनेश एक लालची व्यक्ति था। वो अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोला, लगता है गांव में वर्षा कम हुई है। एक काम करता हूँ, ये सारी की सारी रेत मैं जमीन पर फेंक देता हूँ। बहुत ज्यादा वर्षा होने पर यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। इतना बोलकर दिनेश ने वो सारी की सारी रेत जमीन पर फेंक दी, मगर अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई और कुछ ही दिनों में गांव का जीवन तहस नहस हो गया। गांव में अब बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ने लगी। सारे घर नष्ट हो गए। ये सब देखकर दिनेश उस रेत के टीले के पास पहुंच गया। कहाँ हो तुम रेत के व्यक्ति? तुमने तो कहा था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से ना जाने कितने लोग तबाह हो गए हैं। और तो और पूरे गांव में बर्फ की बाढ़ आ गई है। सभी गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। कुछ ही पलों में वही रेत का व्यक्ति दिनेश के सामने आ गया। तुमसे मैंने कहा था कि उस रेत का इस्तेमाल ज्यादा मत करना, लेकिन तुम एक लालची व्यक्ति हो। तुम्हारे गांव वाले तुम्हारे लालचपन की वजह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं और मुझे उन्हें तड़पता हुआ देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? दरअसल किसी जमाने में मैं तुम्हारे गांव का मुखिया था। मेरे लालच की वजह से मुझे और गांव को श्राप मिला था कि मैं और पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाएं। बरसों बाद मुझे बदला लेने का मौका मिला और मैंने ले लिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। दिनेश मुंह लटकाकर अपने गांव चला आया। दिनेश को देखकर सारे गांव वालों ने उसे घेर लिया। तुमसे मैंने कहा था दिनेश, तुम्हारे लालच का नतीजा किसी दिन बहुत बुरा होगा।
और देखो आज तुम्हारे लालचपन की वजह से सारे गांव को कितना नुकसान और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है मुखिया चाचा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से गांव वालों को तकलीफ पहुंची है। मैं गांव वालों का भरपूर सहयोग करूंगा। मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। अब तुम क्या करोगे? फिलहाल तो गांव वालों को ठंड से बचाने का इंतजाम करना होगा। इतना बोलकर दिनेश अपने घर से बहुत सारे मोटे बोरे और रुई ले आया और गांव वालों की ओर देखकर बोला, गांव वालों, हमारे घर तो तबाह हो चुके हैं। तुम सब बोरों और रुई से गुदड़ी के घर बनाओ ताकि तुम्हें ठंड में थोड़ा सुकून मिले। गांव वालों ने ऐसा ही किया। दिनेश के कहे अनुसार वो सभी बोरे और रुई मिलाकर झोपड़ी गुदड़ी के घर बनाने लगे। गांव वालों को इससे बहुत ज्यादा राहत मिली। तुम्हारे अंदर का बदलाव देखकर मुझे अच्छा लग रहा है दिनेश, लेकिन गांव वालों को अभी पूरी तरह से राहत मिली नहीं है। अभी भी कुछ लोग हैं जो बेघर हैं। मेरे पास एक उपाय है मुखिया जी। क्यों ना हम ट्रैक्टर की ट्रॉली को उल्टा करके उससे एक घर बनाएं। उससे होगा ये कि घर गर्म भी रहेगा और घर का घर भी हो जाएगा। वाकई तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। अगर यही दिमाग तुम अच्छे कामों में लगाते तो आज बहुत सफल होते। मुखिया ने गांव में यही ऐलान कर दिया। गांव वालों का जीवन कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन अजीब घटना हुई। देखते ही देखते गांव से बर्फ समाप्त हो गई और ठंड भी खत्म हो गई और सारे गांव में हरियाली ही हरियाली छा गई। मुखिया दिनेश के पास आकर बोला, दिनेश, ये सब कुछ कैसे हुआ? पता नहीं मुखिया चाचा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो चलकर देखते हैं। दिनेश अपनी पत्नी सहित मुखिया के साथ बाहर आ गया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आप सही कहते हैं मुखिया चाचा, शायद ईश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। तभी दिनेश के कानों में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज टकराई। ये सब तुम्हारा ही कमाल है दिनेश। कौन है आप? और मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं भी इसी गांव का व्यक्ति हूँ। वर्षों पहले इस गांव को एक श्राप मिला था। उस श्राप को दिनेश ने तोड़ा है। मुझे तो अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही। आप हैं कौन? बहुत समय पहले की बात है। एक साधु इस गांव में आए थे। साधु के पास कुछ मोती थे जो उसे शहर में किसी को देने थे, मगर गांव के मुखिया की नीयत खराब हो गई। मुखिया ने साधु के वो मोती चुरा लिए। गुस्से में आकर साधु ने मुखिया सहित इस पूरे गांव को श्राप दे दिया कि ये पूरा गांव रेत में परिवर्तित हो जाए, और वही हुआ। हाँ, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? गांव वाले उस साधु के सामने बहुत गिड़गिड़ाए। तब साधु ने कहा कि इस गांव में कोई ऐसा लालची व्यक्ति जिसके लालच की कोई सीमा ना हो, जब वो सुधर जाएगा और उसके दिल में गांव के लोगों के लिए भलाई जन्म लेगी और उसका लालच समाप्त हो जाएगा, उस दिन उसका श्राप टूट जाएगा। और फिर वही हुआ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। रहतपुर नाम का एक गांव था जहां मोनू अपनी पत्नी सुनीता और बेटे लक्ष्मण के साथ रहता था। मोनू अपने पिता के छोड़े हुए ढाबे को संभालने का काम करता था। उसी गांव में सुरेश नाम का व्यक्ति भी रहता था जो अपनी पत्नी सुषमा के साथ अपना ढाबा चलाता था। आज भी हमारे ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आया। आज भी कोई हमारे ढाबे पर खाने नहीं आया। सब उस सुरेश के ढाबे पर खाना खाने के लिए जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लक्ष्मण का दाखिला अच्छे विद्यालय में नहीं करा पाएंगे। चिंता मत कीजिए, अब बस मन लगाकर काम कीजिए। मैंने सुना है मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सुनीता मोनू से बात करके घर जाने लगती है। घर जाते वक्त सुनीता को सुषमा मिल जाती है। अरे सुनीता, कैसी हो? और मोनू भाई साहब का ढाबा कैसा चल रहा है? अभी क्या बताऊं सुषमा, हमारे ढाबे पर तो कोई ग्राहक ही नहीं आते हैं। सब तुम्हारे और सुरेश भाई साहब के ढाबे पर ही खाना खाने जाते हैं।
हाँ, मैं भी देख रही हूँ। मुझे लगता है भाई साहब को ढाबा छोड़कर कुछ और काम ढूंढ लेना चाहिए। उनके पिताजी जब ढाबा चलाते थे तब पूरा गांव उनके पास ही खाना खाने आता था, मगर शायद मोनू भाई साहब से ढाबा ठीक से चल नहीं रहा है। खैर चलो, मैं चलती हूँ। सुनीता, किसी और दिन मिलकर बातें करेंगे, ठीक है? ये कहकर सुषमा अपने ढाबे पर निकल जाती है। रात का समय हो जाता है और मोनू अपने ढाबे से घर लौट आता है। क्या हुआ? आप इतने निराश क्यों हैं? अब क्या बताऊं भाग्यवान, ढाबे पर कोई कमाई नहीं हो रही है और हमें लक्ष्मण को अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलाना है। सोच रहा हूँ कि ढाबे को बेचकर कहीं और मजदूरी कर लूं। ढाबे के पैसों से मैं लक्ष्मण का दाखिला करा दूंगा और मजदूरी से अपना रोजाना का खर्च चलता रहेगा। मगर ये ढाबा पिताजी की आखिरी निशानी है। अब क्या कर सकते हैं भाग्यवान, ढाबे को बेचना तो मैं भी नहीं चाहता, मगर ये जरूरी है। कल सुबह ही जाकर मैं ढाबा किसी को बेच दूंगा। ये कहकर मोनू खाना खाकर गहरी नींद में सो जाता है। उसे एक अजीब सपना आता है जिसमें वो देखता है कि उसके पिता उसे पुकार रहे हैं। मोनू, ओ मोनू। पिताजी, पिताजी, आप मुझे बहुत याद आते हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका छोड़ा हुआ ढाबा नहीं चला पा रहा हूँ। बेटा, निराश क्यों होते हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने जाने से पहले एक उड़ने वाले ढाबे की योजना बनाई थी, जो मैंने अपने घर के पीछे एक संदूक में गाड़ कर रखी है और उसे बनाने के लिए कुछ पैसे भी रखे हैं। मैं तो उसे नहीं बना पाया, मगर तुम उस उड़ने वाले ढाबे को बनाकर मेरा अधूरा काम पूरा कर दो। चलो बेटा, मैं चलता हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे आज भी इंतजार करना पसंद नहीं है। पिताजी रुकिए, मुझे आपसे और कई सारी बातें करनी है। मोनू की नींद खुल जाती है। वो घर के पीछे खुदाई करने लगता है। उसे वहाँ पर एक संदूक मिलता है। उस संदूक को जब मोनू खोलता है तो उसमें उसे उड़ने वाले ढाबे को कैसे बनाना है उसकी योजना लिखी होती है और उसे बनाने के लिए कुछ पैसे भी होते हैं। मोनू और सुनीता दोनों ही उड़ने वाला ढाबा बनाना शुरू कर देते हैं। पिताजी, आप और माँ ये क्या बना रहे हो? बेटा, हम उड़ने वाला ढाबा बना रहे हैं जिससे लोग आसमान में भी खाना खा सकेंगे और जिससे लोग हमारे ढाबे पर रोज आएंगे और हम तुम्हारा दाखिला अच्छे स्कूल में करवा देंगे। थोड़े ही दिनों में मोनू उड़ने वाला ढाबा बना लेता है जिसकी तारें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जुड़ी होती है। अरे ये क्या है, उड़न खटोला ढाबा? जी हाँ, ये ढाबा आसमान में उड़ता है जिससे कि ग्राहक खाने के साथ साथ आसमान की सैर भी कर सकते हैं। ऐसा है तो मैं इस ढाबे में खाना खाना चाहता हूँ। जैसे ही वो ग्राहक खाना खाने के लिए आता है, सुनीता ढाबे को उड़ाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे ढाबा आसमान में उड़ने लगता है। ये ढाबा तो सच में उड़ रहा है। वाह, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरीके से खाना नहीं खाया। धीरे धीरे पूरे गांव में उड़ने वाले ढाबे के बारे में बातें होने लगती है। सारे गांव वाले मोनू के उड़न खटोला ढाबे में बैठकर खाना खाने आते हैं। थोड़े ही दिन बाद मोनू लक्ष्मण का भी अच्छे विद्यालय में दाखिला करा देता है। दूसरी ओर सुषमा और सुरेश के ढाबे पर लोगों का आना कम हो जाता है। जब से ये उड़ने वाला ढाबा मोनू और सुनीता ने खोला है, तब से हमारे ढाबे पर लोग खाना खाने आते ही नहीं हैं। मैंने सुना है कि उसने अपने बेटे लक्ष्मण का दाखिला भी अच्छे विद्यालय में करा दिया है। कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है। मैंने ये भी सुना है कि इसका उड़ने वाला ढाबा किसी चाबी से चलता है। सुषमा, मेरे पास एक योजना है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। सुरेश सुषमा को योजना बताता है। थोड़ी देर बाद रात के समय जब मोनू और सुनीता दोनों ही घर पर रहते हैं,
सुषमा सुनीता से मिलने आती है और उड़न खटोला ढाबे की चाबी वहीं टेबल पर पड़ी होती है। और सुनीता, सुना है कि तुम्हारा उड़ने वाला ढाबा काफी अच्छा चल रहा है और तुमने अपने बेटे लक्ष्मण का दाखिला भी अच्छे विद्यालय में करा दिया है। हाँ, ये सब ऊपर वाले की देन है। पिताजी का छोड़ा हुआ सपना मेरे पति ने पूरा कर दिया। सुनीता, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या तुम एक गिलास पानी ला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आई। जैसे ही सुनीता पानी लेने रसोई घर में जाती है, सुषमा ढाबे की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो जाकर वो चाबी अपने पति सुरेश को दे देती है। वाह भाग्यवान, तुम्हारा तो जवाब नहीं। अब सुबह होने से पहले ही हम उस उड़न खटोला ढाबे को शुरू करके पहाड़ों के बीच में अटका देंगे। ढाबे को शुरू करते ही हम उसमें से बाहर निकल जाएंगे। चलिए चलिए जल्दी, पतिदेव, सुबह होने वाली है। सुरेश और सुषमा दोनों ही ढाबे की ओर निकल जाते हैं और यहाँ मोनू गहरी नींद में सो रहा होता है। उसे सपने में दिखता है कि कोई उसे एक बार फिर पुकार रहा है। हर समय सोता रहता है। माँ, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आई। हाँ बेटा, वो तो दिख ही रहा है। तुम्हारे घर से तुम्हारे ढाबे की चाबी को चुरा लिया गया और तुम्हें भनक भी नहीं है। हमेशा की तरह तुम अभी भी लापरवाही हो। आपकी डांट सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी बेटा। बहुत सो लिए, अब उठ जाओ। मोनू अपनी नींद से उठ जाता है और अपनी पत्नी सुनीता को भी उठाता है। दूसरी ओर सुषमा और सुरेश ढाबे पर पहुंच जाते हैं। अब आएगा मजा। बहुत ढाबा उड़ाने का शौक था ना। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसे हम आसमान में उड़ा कर रख देंगे, फिर ना कोई चढ़ पाएगा और ना कोई इसे नीचे उतार पाएगा। सुरेश और सुषमा दोनों ही ढाबे पर चढ़ जाते हैं। चढ़ते ही दोनों में से किसी को नहीं पता चलता है कि इसे शुरू कैसे करते हैं। तभी सुषमा को एक ढाबे पर एक नियंत्रण वस्तु दिखाई देती है। अजी सुनिए, यहाँ पर हैंडल नामक नियंत्रण वस्तु है। शायद यही इस ढाबे को उड़ाने के काम में आता है। हाँ, शायद इसी से ये ढाबा उड़ता है। मैं इस हैंडल को ऊपर करता हूँ और फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। सुरेश हैंडल को ऊपर खींचता है, मगर वो ऊपर नहीं होता है। सुरेश अपना पूरा दम लगाकर उस हैंडल को ऊपर करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दम लगाता है, हैंडल टूट जाता है और ढाबा तेजी से आसमान में चला जाता है। अरे अरे, हमें नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिला। इस ढाबे को नीचे उतारिए। कैसे उतारूं? ये हैंडल ही टूट गया है। अब हम नीचे कैसे जाएंगे? ये हमारे साथ क्या हो गया? ये सब हमारी गलती है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। जब वे बात कर रहे थे, वहाँ पर मोनू और सुनीता आ जाते हैं और सुषमा उन्हें ढाबे पर से देख लेती है। बचाओ, बचाओ सुनीता, हमें बचाओ। हम इस उड़ने वाले ढाबे पर फंस चुके हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो मोनू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों अपने ईर्ष्या में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हारे ढाबे को बंद करने के लिए तुम्हारे घर में चोरी कर बैठे। बातें तो होती रहेंगी, पहले तुम्हें नीचे उतारते हैं। उस हैंडल को नीचे करो, ऐसा करने से तुम नीचे आ जाओगे। वो हैंडल मुझसे टूट गया है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, एक काम करो, ढाबे की चाबी बंद कर दो और बाहर आ जाओ, जिससे ढाबा अपने आप नीचे आ जाएगा। जैसे ही सुरेश चाबी बंद करता है, ढाबा नीचे आ जाता है। सुरेश और सुषमा दोनों ही मोनू और उसकी पत्नी सुनीता से माफी मांग लेते हैं, जिस पर मोनू उनसे कहता है, तुमने अपनी गलती मान ली, मैं उसी से खुश हूँ। आगे से सुरेश और सुषमा दोनों ही अपना ढाबा ईमानदारी और निष्ठा से चलाना शुरू कर देते हैं।
मध्य प्रदेश में एक गांव था जो कि जंगल और पहाड़ों से सट कर था। उस गांव के लोग मेहनती और काबिल थे। सारे लोग ही मजदूरी और किसानी करते थे। गांव में हर जगह खुशहाली और हरियाली थी। पूरा गांव हमेशा खुश रहा करता था। कान्हा, ए कान्हा, कहाँ चले गए? जाओ जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लेकर आओ। सुबह के 7 बज रहे हैं, अब तक सो रहे हो? अभी तो 7 ही बज रहे हैं, इतनी जल्दी भला क्यों जाऊं? दूसरों के बर्तन धोकर मैं घर चला रही हूँ और तुम हो कि घर पर ही पड़े रहते हो। आज जाओ घर से बाहर और तब तक वापस मत आना जब तक कुछ पैसे ना कमा लाना। कान्हा सुमित्रा देवी की बात सुनकर घर से चला जाता है और बाजार में सभी दुकानों में काम मांगने लगता है। इस बाजार में इतनी दुकान है, कहीं ना कहीं तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, वरना माँ मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। कान्हा वहाँ खड़ा होकर नौकरी ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। तुम्हारा रोज का हो गया है हरिया, मिठाई ठीक से बनती नहीं, दुकान समय पर आते भी नहीं। सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे कितना नुकसान हुआ है तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तुम अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से चले जाओ। हाँ तो मुझे कौन सा रुकना है, मेरा हिसाब कर दो तुम, मैं चला जाऊंगा और क्या। इसी का फायदा उठाते हुए कान्हा वहाँ चला गया और उस दुकानदार से कहने लगा, साहब अगर आप कहें तो मैं आपकी दुकान पर नौकरी कर लूं क्या? मुझे मिठाइयाँ बनानी भी आती हैं। अगर आप कहें तो उन्हें मैं आपके लिए बनाकर दिखाऊं? हाँ हाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती लड़के की ही तलाश थी। कान्हा उस दिन उस मिठाई की दुकान पर काम करता है और सारी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर देता है। दुकान का मालिक आकर कान्हा से कहता है, अरे लाओ भाई, बताओ तुमने क्या किया आज दिन भर? सुबह से रसोई में घुसे हुए थे। अभी लाया मालिक। जैसे ही दुकान के मालिक ने मिठाई खाई, वो तेजी से बोलने लगा, सत्यानाश, ये मिठाई इतनी नमकीन क्यों है? जरूर तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। दुकान के मालिक के मुड़ने से पहले ही कान्हा वहाँ से भाग खड़ा हुआ और दूर जाकर सांस लेते हुए बोलने लगा, अच्छा हुआ मैं भाग आया, वरना तो दुकानदार मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता। अरे बाप रे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब बाजार में दोबारा नहीं जा सकता। उस मिठाई और मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। कान्हा वहाँ खड़ा ही था कि तभी उसकी नजर एक बड़े से बोर्ड पर पड़ी जिसमें लिखा था, इस जंगल में एक गोरिल्ला है, उससे बचकर रहना। गोरिल्ला से बचने के उपाय जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अरे तो जाऊं कहाँ? हर जगह कोई ना कोई खड़ा है। बिना पैसे कमाए मैं घर जा भी नहीं सकता। कान्हा अपनी लाई हुई कुल्हाड़ी लेकर उस जंगल में चला जाता है। सूरज ढल चुका था और एक बड़े से पेड़ के पास जाकर वो उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने लगता है। तभी उस पेड़ के ऊपर से एक आवाज आती है, क्या भाई, क्या हालचाल? बस भाई, मेरा सब अच्छा, तुम बताओ। एक सेकेंड, ये आवाज किसकी है? बाप रे, भूत! तभी गोरिल्ला कान्हा के सामने आकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो पहलवान? उस गोरिल्ला को बोलता हुआ देखकर कान्हा डर के मारे बेहोश हो गया। आजकल के लड़के छोटी सी बात पर बेहोश हो जाते हैं। गोरिल्ला कान्हा को पानी मारकर उठाने लगता है। कौन हो तुम? और तुम बोल कैसे रहे हो? जानवर होकर कैसे बोल रहे हो? ये क्या मजाक है? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं कोई सर्कस का गोरिल्ला नहीं हूँ, ना ही इस जंगल का। मैं एक श्रापित गोरिल्ला हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? चलो आ जाओ, तुम्हें फ्लैशबैक दिखाता हूँ। आज से करीब 20 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान था। चंदन की चोरियां करते वक्त मुझे वृक्ष देवता ने श्राप दे दिया था। गजोधर, ना जाने तुमने कितने चंदन के पेड़ तोड़े हैं।
ना जाने कितने पशु पक्षियों का घर उजाड़ा है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जब तक तुम इस वन की पूजा करके 1000 लोगों को खाना नहीं खिलाते, तुम इसी जंगल में गोरिल्ला बनकर रहोगे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब से इस जंगल के बाहर भी मैं नहीं जा सकता और ना ही कोई इस जंगल में आ सकता था। और अब मैं भी जा रहा हूँ। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। क्या सच? पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जीवन से परेशान तुम भी हो, मैं भी हूं। तुम्हें मेरे साथ काम तो करना ही होगा। तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। जंगल के ठीक बाहर एक हाईवे है, वहां पर तुम बस एक ढाबा बना दो। उस गोरिल्ला ने कान्हा की बात सुनकर एक जादुई गोरिल्ला ढाबा बना दिया। वो ढाबा इतना अच्छा था कि कान्हा को देखकर यकीन ही नहीं हुआ। अरे वाह, क्या खूब है। लगता है अब हम दोनों का समय बदलने वाला है। इस ढाबे से मैं पैसे कमाऊंगा और तुम आजादी। हम कल सुबह से ही अपने ढाबे को चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन एक समस्या है कान्हा। कैसी समस्या? मैं लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम नहीं ले सकते, लेकिन मैं तो ले सकता हूँ ना। तुम सच्चे मन से बस अपने हाथ का बनाया हुआ प्रसाद खिलाना और फिर मैं तुम्हारे गोरिल्ला ढाबे की देखभाल भी करूंगा। उसका मेहनताना मैं बहुत से पैसे वसूल कर लूंगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कान्हा गोरिल्ला से कुछ पैसे लेकर अपने घर चला गया और अपनी माँ सुमित्रा देवी को सारी बातें बताने लगा। जुग जुग जियो बेटा, बस अब भगवान करे सब अच्छा हो। उस गोरिल्ला को मेरा राम राम कहना कि उसका बनाया हुआ प्रसाद हम भी खाएंगे। जी बिल्कुल माँ, मैं ये जरूर करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। गोरिल्ला गजोधर रसोई घर में खाना बनाने लगा। ये काम है आसान, वैसे मजा आ रहा है। सुबह पूरे वन की पूजा करके मैंने प्रसाद बनाना चालू कर दिया है। अभी मजा आएगा ना बिडू। कुछ देर बाद एक कार गोरिल्ला के ढाबे पर आकर रुक गई। उस कार में से एक सुंदर दिखने वाला लड़का और एक लड़की एक साथ बाहर निकल कर आए। वाह राजेश, लगता है ये ढाबा कल ही बना है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। अंदर चलते हैं। राजेश उस लड़की के साथ ढाबे के अंदर गया। अरे कहाँ हो ढाबे के मालिक? क्या पकवानों की महक से ही ग्राहकों का पेट भरवाते रहोगे? ग्राहक की बात सुनकर गोरिल्ला, जो कि रसोई घर में खाना बना रहा था, बहुत खुश हो गया। अरे वाह, पहले दिन ही मुझे सेवा करने का मौका मिल गया। गोरिल्ला रसोई घर से ही बोला, आ रहा हूँ। अगले ही क्षण गोरिल्ला राजेश के सामने आ गया। क्या लेंगे साहब? मसाला डोसा, पापड़ डोसा, गोभी पराठा, मूली पराठा, दाल मखनी, छोले चावल, पनीर चावल। राजेश गोरिल्ला को देखकर बुरी तरह से डर गया। अरे ये तो गोरिल्ला है और ये तो इंसानी आवाज में बात भी कर रहा है। क्यों, क्या गोरिल्ला को बात करने का कोई अधिकार नहीं है? अब जल्दी बोलो, क्या खाओगे? अब मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ से जाने दो प्लीज। नहीं, तुम्हें यहाँ पर खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर कान्हा आ गया। अरे क्या हुआ? आप दोनों बताते क्यों नहीं कि आप खाने में क्या लेंगे? और आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे ये किस तरह का ढाबा है भाई? गोरिल्ला इंसानी भाषा में बात कर रहा है। वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग गए। तुमने देखा कान्हा, ये दोनों बगैर खाए पिए ही यहाँ से भाग गए। मेरा श्राप कैसे टूटेगा? अरे तुम्हें देखकर वो डर की वजह से भाग गए। मुझे तो लगता है कि कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम्हें देखकर इस ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आएगा। अपने हाथों से गर्मा गर्म इडली बनाओ और साइकिल को लेकर स्वयं गांव जाकर लोगों को खिलाओ। शायद तुम सही कह रहे हो। इतना कहकर गोरिल्ला रसोई घर में चला गया और गर्मा गर्म स्वादिष्ट इडली बनकर तैयार करते हुए बीच बीच में गाना भी गाने लगा। कुछ ही देर में गोरिल्ला इडली लेकर साइकिल पे बैठकर गांव की ओर चल दिया। गांव में 5 वर्षीय बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा था। माँ, मुझे इडली खाना है। अरे कुछ देर पहले ही तो तुझे बाजार में इडली ठुसाई थी। तेरा पेट क्यों नहीं भरता?
मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे इडली खानी है। अरे कहाँ से लाऊं तेरे लिए इडली? शाम को तेरे पापा आएंगे तो तुझे लेकर जाएंगे, तब तक तू थोड़ा सा दूध पी ले। तभी उस औरत के कानों में गोरिल्ला की आवाज टकराई, जो कि साइकिल से आया था। अरे बहन जी, क्यों बच्चे का दिल तोड़ रही हो? ये लो गर्मा गर्म इडली, जल्दी से अपने बच्चे को ठुसा दो, मेरा मतलब है खिला दो। इतना कहकर गोरिल्ला इडली लेकर बच्चे के पास आ गया। ये लो, डरो मत, खाओ इसे। बच्चा डरते हुए इडली लेकर खाने लगा। इडली खाकर वो मुस्कुराता हुआ अपनी माँ से बोला, अरे माँ, ये इडली तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट इडली तो मैंने कभी नहीं खाई। गोरिल्ला माँ की ओर देखकर बोला, ये लो बहन जी, आप भी खाओ और यूनाइटेड के गुण गाओ। इतना बोलकर गोरिल्ला साइकिल से वहाँ से चला गया। वहाँ से कुछ दूर दो शराबी आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। अरे कल रात तो मेरी पत्नी ने मुझे धक्के देकर भूखा ही बाहर निकाल दिया। मत पूछ भाई, जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है। मैं भी कल रात से भूखा हूँ। क्या तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे मेरे दोस्त? मेरी पत्नी ने सारे पैसे मुझसे छीन लिए और बोला कि घर के अंदर घुसना मत। मेरी पत्नी ने भी यही बोला है, मगर भूख से मेरा बुरा हाल है। उन दोनों शराबियों के सामने अचानक से गोरिल्ला साइकिल लेकर खड़ा हो गया। वैसे तो मुझे ये प्रसाद तुम दोनों को खिलाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों इस वक्त पूरी तरह से नशे में तो नहीं हो। हाँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम भूखे बहुत हो। ये लो, इडली खाओ। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या रात की अभी तक उतरी नहीं है क्या? अरे सच में हमारे सामने गोरिल्ला ही है। तुम दोनों अपनी बकबक बंद करो ना और सीधे तरीके से इडली खा लो। उन दोनों ने डरते हुए गोरिल्ला के हाथ से इडली ले ली, मगर जैसे ही उन दोनों ने इडली को खाया, उन दोनों के चेहरे पर चमक आ गई। उस दिन के बाद रोज ऐसा ही होने लगा। कान्हा ढाबा चलाता और गोरिल्ला कभी इडली तो कभी पापड़ी बनाकर साइकिल से लोगों को गांव-गांव जाकर मुफ्त में खिलाता। कुछ दिन बाद गांव के लोगों के दिलों में गोरिल्ला के प्रति डर समाप्त हो चुका था। अब बच्चे और बूढ़े गोरिल्ला का बेसब्री से इंतजार करते। एक दिन एक बूढ़ा गोरिल्ला का इंतजार कर रहा था। अरे ओ मेरे गोरिल्ला बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कब से भूख से बेहाल हूँ। मैं तुम्हारे ढाबे पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं लाचार हूँ। तभी गोरिल्ला साइकिल से वहाँ पर आ गया। तुमने बुलाया और हम चले आए। साइकिल की चेन रास्ते में उतर चुकी थी, मगर फिर भी हम उसे यहाँ खींच लाए। अपन की बनाई हुई मिर्च वाली पापड़ी एक बार खाओगे तो यूनाइटेड के गुण गाओगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे गोरिल्ला, तो मेरा क्या होगा। टेंशन नहीं बाबा, अपन का जो ढाबा बना है ना, वहाँ तेरे लिए लाइफ टाइम मुफ्त खाना। और वैसे भी तेरी लाइफ ही कितनी बची होगी। गोरिल्ला की बात सुनकर बूढ़ा बाबा मुस्कुराने लगा। गोरिल्ला वहाँ से सीधे ढाबे पर आ गया कि तभी उसके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ और देखते ही देखते वो गजोधर में परिवर्तित हो गया। अरे लगता है तुम्हारा श्राप खत्म हो गया। तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव के लोगों की सेवा करते करते मुझे याद ही नहीं रहा कि कब संख्या 1000 के पार हो गई। फिर तो मेरा इस ढाबे से जाने का टाइम आ गया है। अरे नहीं रे, इस ढाबे को आज से अपन दोनों मिलकर चलाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं गोरिल्ला के भेष में साइकिल से डिलीवरी करता था, अब मैं गजोधर के रूप में साइकिल से डिलीवरी करूंगा। हाँ, लेकिन अब धंधे में जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसका 50-50 होगा। गजोधर की बात सुनकर कन्हैया मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद उन दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। सड़क पर एक जीप धूल उड़ाती हुई गांव के अंदर प्रवेश करती है। जीप में रवि, अमित और नेहा बैठे थे। गांव के पुराने मकान, कच्ची सड़कें और हरियाली उनके सामने फैली हुई थी। जीप रुकती है। सामने मंगली काकी खड़ी थी, जिनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अरे तुम लोग यहाँ? शहर के लोगों का गांव में क्या काम पड़ गया?
काकी, मैं यहाँ जमीन खरीद कर फैक्ट्री खोलने की सोच रहा हूँ और मैं रिसर्च करने आया हूँ, ये जानने कि गांव के लोग शहर के लोगों से अलग क्यों होते हैं। और मैं तो बस यहाँ शांति पाने आई हूँ। नेहा के विचार तो मुझे बहुत अच्छे लगे। वो सब मंगली काकी के घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक लड़की दौड़ती हुई आती है। मंगली काकी उसे देखकर कहती हैं, अरे चंपा, इधर आ, ये मेरे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, इन्हें गांव घुमा ला। ठीक है काकी, चलिए मैं आपको गांव घुमा देती हूँ। चंपा रवि, अमित और नेहा को गांव में घुमाने ले जाती है। चारों कच्चे रास्ते पर चलते हैं। चारों ओर हरियाली, गाय बैल और मिट्टी के घर थे। तभी नेहा चलते चलते अचानक ठिठक जाती है और दूर मैदान की तरफ इशारा करती है। वो देखो, वो जगह कुछ अजीब सी लग रही है। चंपा जल्दी से नेहा का हाथ पकड़कर पीछे खींचती है। वहाँ मत जाइए, वो अंधों का ढाबा है। क्या? ढाबे के बारे में तो सुना था, लेकिन अंधों का ढाबा, ये क्या है? और हमें तो वहाँ कोई ढाबा दिख ही नहीं रहा। इस गांव में कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, हमें यहाँ से चलना चाहिए। रवि, अमित और नेहा अजीब सी उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन चंपा उन्हें खींचकर वहाँ से ले जाती है। रात का समय हो चुका था। चारों लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। रवि, अमित और नेहा खाने को देखते हैं, लेकिन उनका मन ही नहीं करता। क्या हुआ, भूख नहीं लगी? नहीं काकी, भूख ही नहीं है। अरे मैं जानती हूँ, तुम शहर के लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हो ना, इसलिए जल्दी बीमार भी पड़ते हो। रवि, अमित और नेहा हल्का मुस्कुराते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते। कुछ देर बाद वे घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। कच्ची सड़क पर चलते हुए अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी उन्हें दूर एक हल्की चमकती हुई रोशनी में एक ढाबा दिखता है। तीनों उस ढाबे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी नेहा कुछ सोचकर कहती है, रुको, ये वही जगह है। दिन में यहाँ कुछ नहीं था और अब अचानक यहाँ ढाबा। तुम पागल हो क्या? ये कोई दूसरा ढाबा होगा। ढाबे के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर हल्की रोशनी फैली हुई थी। कुछ कुर्सियां और टेबल रखे थे। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम बलिया था, काउंटर के पीछे खड़ा था। पास में एक और आदमी, रामू काका, थे। आइए बैठिए, क्या खाएंगे? एक पनीर पराठा, मेरे लिए राजमा चावल। कोल्ड ड्रिंक। बलिया मुस्कुराता है। कुछ देर बाद रामू काका थालियां लाकर टेबल पर रखते हैं, लेकिन जब चारों अपनी थालियां खोलते हैं तो वे चौंक जाते हैं। ये क्या मजाक है? हमने ये ऑर्डर नहीं किया था। रवि की थाली में खिचड़ी, अमित को सूखी रोटी और दाल, नेहा को गरम दूध मिला था। बलिया हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हमारे ढाबे में कोई वो चीज नहीं खाता जो वो चाहता है, बल्कि वो चीज खाता है जिसकी उसे सच में जरूरत होती है। रवि गुस्से में कुर्सी पीछे खिसकाता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे हल्का चक्कर आ जाता है और उसकी आंखों में धुंधलापन छा जाता है। अचानक उसकी यादों में बचपन का दृश्य उभरता है। खिचड़ी खा ले बेटा, तुझे जल्दी ठीक होना है ना। याद खत्म होती है। रवि की आंखों में नमी आ जाती है। दूसरी तरफ अमित की भी आंखें बंद हो जाती हैं और उसे भी अपनी पुरानी यादें दिखने लगती हैं। बेटा, यही है हमारे पास, इसे खा ले, पेट भर जाएगा। याद खत्म होती है। अमित भी भावुक हो जाता है। नेहा की आंखों में भी पुरानी यादें तैरने लगती हैं। उसे अपनी दादी का चेहरा याद आता है। डर लगे तो गरम दूध पी लेना, डर चला जाएगा। नेहा धीरे धीरे गिलास उठाकर दूध की तरफ देखती है। वो तीनों भावुक होकर ढाबे से बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ मंगली काकी उन्हें ढूंढते हुए आ जाती है। तुम सब यहाँ हो? मंगली के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। वो धीमे स्वर में कहती हैं, अब तो समझ गए ना क्यों इसे अंधों का ढाबा कहते हैं। लेकिन इस ढाबे में कोई अंधा तो है नहीं। मंगली काकी हंसती हैं। उनकी हंसी में एक गहरा रहस्य छिपा था। वो चारों ओर देखती हैं और कहती हैं, अंधे वो होते हैं जो अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को नहीं देख पाते। ये ढाबा उन्हीं को दिखता है जो अपने अतीत से भाग रहे होते हैं।
तभी अचानक हल्की हवा चलती है। ढाबे की रोशनी मंद पड़ने लगती है। वे पलटकर देखते हैं तो ढाबा गायब हो चुका था। चूल्हा, टेबल, बलिया और रामू काका सब कुछ गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो हम ढाबे पर बैठे थे, ढाबा कहाँ है? कहीं हम सब ने कोई सपना तो नहीं देखा? लेकिन हमने खाना खाया था, हमने वो खिचड़ी, रोटी, दूध सब कुछ महसूस किया। इसका मतलब ये सब हकीकत था। नेहा फिर मंगली काकी की ओर मुड़ती है, जो गहरी नजरों से उन्हें देख रही थी। काकी, हमें सच सच बताइए, ढाबा आखिर था क्या? मंगली काकी गहरी सांस लेती है। उनके चेहरे पर रहस्यमयी उदासी झलक रही थी। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करती हैं। 50 साल पहले यहाँ एक असली ढाबा हुआ करता था। उसका मालिक था रघुनाथ, एक नेक दिल आदमी। वो किसी को भी भूखा नहीं जाने देता था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो लोगों को वही खिलाता था जिसकी उन्हें असल में जरूरत होती थी, ना कि वो जो वे चाहते थे। रघुनाथ का ढाबा एक छोटे से गांव में बसा हुआ था। आसपास कई किसान और मजदूर भोजन कर रहे थे। रघुनाथ खुद प्यार से सभी को भोजन परोस रहा था। तभी घोड़े की टापों की आवाज आती है और 2 जमींदार अपने चमकते हुए कपड़ों और ऐंठी हुई मूंछों के साथ अंदर आते हैं। अरे ओ ढाबे वाले, हम भूखे हैं, हमारे लिए बढ़िया पकवान बना। कुछ ऐसा बना जो हमारे मुंह का स्वाद बदल दे, और हाँ, मिठाई भी होनी चाहिए। रघुनाथ सिर झुकाकर जी मालिक कहता है। कुछ देर बाद थाली में सादी खिचड़ी, सूखी रोटी और गुनगुना पानी लाकर रखता है। जमींदार थालियों की ओर देखते ही भड़क उठते हैं। अबे ये क्या दे दिया? हमने शानदार खाना मांगा था और तू हमें ये भिखारियों का खाना खिला रहा है। लगता है तेरे ढाबे में सब अंधे ही काम करते हैं। हम कुछ और मांगते हैं और तू कुछ और परोसता है। मालिक, भूख सबकी एक जैसी होती है, तो खाने में फर्क क्यों? इंसान के पेट को सिर्फ रोटी चाहिए, ना कि शाही पकवान। ओए, ये क्या बकवास कर रहा है? तू हमें सिखाएगा कि हमें क्या खाना चाहिए? अंधा मैं नहीं, अंधे आप हैं ठाकुर साहब। ये जानते हुए भी कि भूख केवल रोटी से मिटती है, फिर भी आप निर्दोष किसानों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनके हिस्से की रोटी छीन लेते हैं और दिखावे के पकवानों में जीवन की सच्चाई भूल जाते हैं। जमींदार तिलमिला जाते हैं। इस ढाबे को आग लगा दो, इसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। नौकर ढाबे में आग लगाने लगते हैं। रघुनाथ के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो अपने जलते हुए ढाबे को देखता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। जमींदारों के आदमी रघुनाथ को पकड़ते हैं और बेरहमी से पीटने लगते हैं। उसकी सांसें धीमी होने लगती है, लेकिन मरते मरते उसकी आवाज भारी और गहरी हो जाती है। जिसने कभी भूख और भोजन का असली मतलब नहीं समझा, इस ढाबे पर उसे हमेशा वही मिलेगा जो उसकी सच्चाई दिखाएगा। तो इसीलिए हमें ढाबे में वही मिला जो हमारी जिंदगी में अधूरा था। तो अब ये ढाबा हमें कभी नहीं दिखेगा। जिसने सच्चाई देख ली, उसे अंधों का ढाबा दोबारा कभी नहीं दिखता। अगले दिन वे शहर लौट जाते हैं, लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए एक सवाल रह जाता है कि आखिर उन्होंने जो देखा वो क्या था। शायद अंधों के ढाबे का रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहेगा। ये कहानी है प्रेमनगर गांव की। वैसे तो प्रेमनगर गांव खुशनुमा और बहुत ही प्यारा था। गांव में हमेशा शांति बनी रहती। उसी गांव में मंगलू नाम का एक भिखारी रहा करता था, जो आसमान को चादर समझकर और धरती को बिस्तर समझकर कहीं पर भी भूखे पेट सो जाया करता था। ऐसे ही हर सुबह मंगलू मंदिर का प्रसाद खाकर रास्ते और चौराहे पर भीख मांगने निकल जाया करता था। मंगलू का स्वभाव बहुत ही अलग था। दूसरों से भीख लेकर वो अपना पेट न भरता, बल्कि उन्हीं पैसों को और अपने साथी भिखारियों को बांट देता। हाय राम, आज तो एक फूटी कोड़ी हाथ नहीं लगी, क्या खाएंगे हम? अब क्या बताऊं काका, मैंने तो आखिरी बार भर पेट खाना कब खाया था मुझे याद ही नहीं। गोपाल और अन्य भिखारी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंगलू आ गया और उनसे कहने लगा,
आज तक मैंने तुम सभी भिखारियों को भूखे पेट सोने दिया है क्या? जो आज दूंगा, जरा ये देखो मेरे पास क्या है। दही, जलेबी और खूब सारी खिचड़ी। मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू छलक आए। अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या होता आज, ना जाने मैं क्या खाता और कहाँ जाता। मैं तो भूखा ही मर जाता। अरे ऐसे कैसे परलोक जाओगे? पहले इसी धरती पर स्वर्ग का आनंद ले लो, ये खिचड़ी और दही जलेबी खाकर। सारे भिखारियों ने मिलकर, जमकर और बड़ी ही चाव से खिचड़ी, दही और जलेबी खाई और सब आराम से सो गए। जैसे ही सुबह हुई, गोपाल काका, रमेश, कहाँ हो तुम सब? काका, काका, रमेश, कहाँ गए तुम दोनों? अब मैं किसके साथ भीख मांगूंगा? वो दोनों चोर थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुबह सुबह ही पुलिस आई और उन्हें उठाकर ले गई, जब तुम गहरी नींद में थे। ये कैसा भद्दा मजाक है? ये आप क्या कह रहे हैं? वो दोनों तो नेक इंसान थे, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मंगलू उन्हें ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और देखा कि दोनों पुलिस के कैद में हैं। उन्हें देखकर मंगलू ने कहा, साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने इन्हें क्यों कैद करके रखा है? मुझसे तुम ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? हम भिखारी हैं साहब। दुनिया से भले भीख मांगे पर हमारा गिरबान इतना कमजोर नहीं है कि हम चोरी कर लें। बड़ी बोलती निकल रही है तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहें तो इसे भी अंदर कर दूं? हाँ हाँ, कर दो। लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उन हवलदारों ने मंगलू की एक ना सुनी और उसे काल कोठरी में डाल दिया, उसी काल कोठरी में जहां गोपाल और रमेश पहले से कैद थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उन लोगों ने मुझे और रमेश को इस जेल में बंद कर दिया। जिस जगह पर हम रात को सोया करते थे, उस जगह को एक व्यापारी ने खरीद लिया है, सेठ बिजोरी मल ने। लेकिन इसमें तुम्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? उस रात जब तुमने हमें जलेबियां खिलाई थी ना, तब जाकर रमेश ने मंगलू को सारी बात बताई। कुछ भी कहो, मंगलू है तो बड़ा दानी। हाँ, अब सुबह होते ही उनकी आंख खुलेगी, तब तक उन्हें होश नहीं आएगा। घोड़े बेचकर सोते हैं मंगलू भाई। उतने में वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और कहने लगे, इन भिखारियों को यहाँ से उठवाकर किसी जंगल या रेगिस्तान में छोड़ दो। ये जमीन हमारे गांव के नेता की है और एक शहरी व्यापारी आकर यहाँ पर बड़ा सा मॉल बनाने वाला है। इन भिखारियों की औकात ही क्या है? इन्हें जल्दी भगाना ही पड़ेगा। जब मॉल बनेगा तो मैं भी उस मॉल में अपनी एक दुकान खोलूंगा और ये बुरे काम बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, पहले चलो इन्हें भगाओ। इन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इन्हें हवालात में बंद करा दो। सरदार, यहाँ पर जितने भी भिखारी हैं ना, उनमें से एक मंगलू है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अच्छा आदमी है। बाकी भिखारियों को हम जेल में डलवा देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। उन गुंडों ने मंदिर से कुछ सामान चोरी कर उन भिखारियों के पास रखवा दी और पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत खिलाकर उन्हें कैद में डलवा दिया। अच्छा, तो ये बात है। उस रात अगर मैं सोया ना होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सब मेरी ही गलती है। मंगलू उन भिखारियों के साथ फूट फूट कर रोने लगा। मत रो मंगलू भाई, हो ना हो, ये सब हमारे किसी पाप का नतीजा है। जो भी हो, अब हम बाहर कैसे जाएंगे ये सोचिए। इस जेल में सिर्फ एक बल्ब है जो दिन में भी जलता है और इससे मैं परेशान हूँ। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, सब तोड़ दूंगा जेल के अंदर में। उस वक्त रमेश ने एक लकड़ी उठाई और उस जलते हुए बल्ब में दे मारी। उस लकड़ी के प्रभाव से बल्ब फूट गया और उसमें से एक रोशनी निकली। वो रोशनी सारे कैदियों को एक नई दुनिया में लेकर चली गई, जहां उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां पर कई सारे कैदी मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये सारे लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बल्ब की दुनिया कैसे आ गई? तब वहां पर एक बूढ़ा कैदी आ गया और उनसे कहने लगा, आओ आओ मंगलू, तुम आओगे ये हमें भली भांति पता था।
पर ये नहीं पता था कि इतनी देर से आओगे। आपको मेरा नाम कैसे पता? और आप कौन हैं? ये सब हो क्या रहा है? आप हमारे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? इस बल्ब की दुनिया से जेल बड़ा अच्छा दिखता है। जेल में जितने भी बल्ब हैं सब कैमरा जैसे काम करते हैं। हम यहाँ बैठकर जेल की सारी बातें सुन और देख सकते हैं। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हम भी यहाँ पिछले हफ्ते से कैद हैं। ये ग्रहों का हेर फेर है। जब भी ग्रहों से कोई खेलता है बल्ब का दरवाजा खुल जाता है और ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। इसका एक ही उपाय है। आप सबको बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए क्या करना है? इसके लिए तुम्हें जेल के सारे बल्ब फोड़ने होंगे। इतना कहकर बूढ़ा कैदी उन्हें जादुई बल्ब के पास लेकर चला गया। ये इतना बड़ा बल्ब, इससे हम कैसे आजाद होंगे? इस बल्ब को वही तोड़ सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो और दिल का बड़ा सच्चा हो और दयालु भी हो। ये काम तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। चलो हटो। किसी की ना सुनकर रमेश ने एक लकड़ी उठाई और ना आओ देखा ना ताओ और वो उस बल्ब को फोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन उस जादुई बल्ब का करंट इतनी तेज था कि रमेश की हालत खराब हो गई और उसे जोरदार करंट लगा। अरे बाप रे, अरे भगवान रे, करंट लग गया मुझे। रमेश को इतना जोर का झटका लगा कि सारे डर गए और रमेश दूर खड़ा हो गया। तभी उस विशाल बल्ब से आवाजें आई। प्रकृति के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ये बल्ब बहुत बड़े पुजारी की है जिसने जेल में निर्दोष होकर सजा काटी थी। इस बल्ब को मैं फोड़ूंगा और सबको यहाँ से आजाद करूंगा। इतना कहते ही रमेश के हाथों से लकड़ी लेकर मंगलू उस बल्ब के करीब पहुंच गया और बड़ी जोर से लकड़ी लेकर उस बल्ब पर दे मारा। जैसे ही लकड़ी बल्ब पर लगी वो बल्ब फूट गया और उसमें से कैदी की आत्मा निकली और कहने लगी, धन्यवाद मंगलू, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमें आजाद किया है। तुम्हारी तरह ही मैं भी बेगुनाह था और मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरे ही श्राप के कारण सारे जेलवासी इस बल्ब की दुनिया में आ गए। लेकिन आपको सबक सिखाना ही था तो उन्हें सिखाना था ना जिन्होंने ये पाप किया, ना कि निर्दोष कैदियों को। इसके पीछे का कारण ये है कि मैं तुम्हें ये बल्ब देना चाहता था। इस बल्ब से तुम असली दुनिया में जाकर जो चाहे वो कर सकते हो। उस आत्मा ने मंगलू को एक बल्ब दी और उसके बाद वो आत्मा वहाँ से गायब हो गया और सारे ही दोबारा जेल में आ गए। तब मंगलू ने कहा, हमें एकजुट होकर रहना होगा, इस जेल से निकलना ही होगा। इतना कहकर मंगलू ने उस बल्ब को होल्डर पर लगा दिया और बल्ब जलने लगा। जैसे ही बल्ब जला सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये देखो, जेल की सारी सलाखें खुल चुकी हैं। हमें यहाँ से अब भागना चाहिए। सही कहा रमेश बेटा तुमने। चलो जल्दी चलो। सारे कैदी जेल से भाग रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सारे घूसखोर पुलिस वाले एक तरफ एक बड़ी से जेल में कैद हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रमेश, मंगलू और गोपाल काका वहाँ से फरार हो गए। इन्हें छोड़कर यहाँ से निकल चलो, वरना दूसरी विपदा आन पड़ेगी। मंगलू और उसके साथी भिखारी वहाँ से भागकर दोबारा उसी मंदिर के पास आ गए जहाँ सारा कारनामा हुआ था। उन्होंने वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा नेता वहाँ अपने गुंडों को लेकर खड़ा है। अब तुम सब कहाँ भागोगे? इस जगह पर हम एक नया मॉल बनाने वाले हैं। मुझे पहले से पता था कि आप सब इस जगह के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये जमीन ना तो आपकी है और ना ही सरकार की। इतना कहते ही मंगलू ने अपने झोले से जादुई बल्ब को निकाला और उस बल्ब को जमीन पर रख दिया। जैसे ही बल्ब जमीन पर रखी गई, जादुई बल्ब एक बल्ब रेस्टोरेंट में परिवर्तित हो गई। सारे भिखारी ये मंजर देखकर दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? ये बल्ब के आकार का रेस्टोरेंट कहाँ से आ गया? जवानों, जाओ
और इस रेस्टोरेंट को तोड़ डालो। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए। जी सरदार, ऐसा ही होगा। जैसे ही गुंडे उस बल्ब के रेस्टोरेंट को तोड़ने गए, उन्हें एक जोरदार बिजली का झटका लगा। तुम सबसे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर नेताजी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बल्ब रेस्टोरेंट पर दे मारा। जैसे ही पत्थर उस बल्ब रेस्टोरेंट पर पड़ा, वहाँ तेज हवाएं चलने लगी और बिजली के तेज झटके से नेताजी बल्ब में कैद हो गए। नेताजी के बल्ब में कैद होते ही आत्मा प्रकट हुई। वो आत्मा उसी जेल के कैदी की थी जो कि बेगुनाह था। इसी पापी के कारण बेगुनाह होकर भी मैं जेल में कैद था, लेकिन अब और नहीं। अब इसका अंजाम बुरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मंगलू। तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण ये बल्ब रेस्टोरेंट है। अब से तुम सब इसी में काम करोगे। ये जमीन तुम सबके नाम पर होगी। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई और सारे भिखारी उस बल्ब रेस्टोरेंट में मेहनत से काम करने लगे और अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लगे।